हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम कौन सा टॉपिक देखेंगे? एक तो देखेंगे हम एग्रीकल्चर, दूसरा देखेंगे हम मृदा। एक्चुअली मृदा वाला जो चैप्टर है इसमें बहुत सारे डाउट्स थे स्टूडेंटों के कि लैटेराइट मृदा में क्या पाया जाता है, क्या नहीं पाया जाता, काली मृदा किस में चट्टानी गुण पाए जाते हैं, कि ये सारे डाउट्स आज की क्लास में आपके क्लियर हो जाएंगे। एग्रीकल्चर के भी बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, प्लस बहुत डिटेल में जाएंगे। हम लोग इसी फॉर्म में देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, उसके ऑप्शंस देखेंगे, फिर आप लोग कमेंट सेक्शन में उसके आंसर लिखना और इसके बाद उसका आंसर हम बताएंगे आपको। तो ये इस प्रकार से सिस्टम चलेगा। बहुत ही अच्छे यूपीएससी लेवल टाइप के आपके क्वेश्चन हैं इन दोनों टॉपिक से। इससे आपको अब पता चलेगा कि जो हमने यूपीएससी लेवल टेस्ट लिए हैं उनकी महत्वता क्या थी, एक एक क्वेश्चन से आपके कितना टॉपिक क्लियर हो रहा था, प्लस इसका सॉल्यूशन भी यहाँ पे हम देंगे आपको। तो सॉल्यूशन जब आप पढ़ लेंगे तो आपकी तैयारी यहाँ पे इस टॉपिक की पूर्ण हो जाएगी। ये जो नया इनिशिएटिव है इसको नाम दिया है हमने फाइनल टच, क्योंकि ये आपकी तैयारी को अब फाइनल टच देते हुए चलेगा। एग्रीकल्चर पे हमारा वैल्यू एडिशन रह गया था, या तो एक वैल्यू एडिशन आ जाएगा या फिर एक और फाइनल टच आ जाएगा, तो आपका एग्रीकल्चर कंप्लीट हो जाएगा वैल्यू एडिशन। ठीक है, तो अब फाइनल टच में हम यही किया करेंगे, जो भी टॉपिक्स डाउटफुल हैं, अच्छे टॉपिक्स हैं लेकिन स्टूडेंट्स को समझ नहीं बन पा रही है, उन पे ऐसे ही करके हल्के हल्के से वीडियो लेते आएंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से हरित क्रांति के घटक कौन कौन से थे? हरित क्रांति सबको पता है कब आई थी? एमएस स्वामीनाथन भारत में थे इसके, और दुनिया में कौन थे? नॉर्मन बोरलॉग, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। एक इनके बारे में क्वेश्चन आता है कि नॉर्मन बोरलॉग जो हैं उनको किस क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो लोग कृषि लगा के आते हैं, जबकि कृषि के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिलता ही नहीं किसी को। तो इसका आंसर है शांति। तो ये ध्यान रखना, ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है, लोग तुरंत यहाँ पे कृषि देखते हैं और लगा के आ जाते हैं, और यूपी पीसीएस का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, तो हरित क्रांति आई तो इसमें क्या क्या था इन्होंने पूछा है कि उन्नत किस्म वाले बीज जो होते हैं इसमें शामिल थे कि नहीं थे, रासायनिक उर्वरक शामिल थे कि नहीं, सिंचाई पे सब्सिडी जो मिलती है वो थी शामिल कि नहीं, रासायनिक कीटनाशक तथा कृमिनाशक ये भी शामिल थे कि नहीं थे, रासायनिक शाकनाशक, कीटनाशक और शाकनाशक में अंतर है, ये खरपतवार वाली चीज़ें, ठीक है, और खरपतवार नाशक ये शामिल है कि नहीं है, और किसानों को ऋण देना ये भी शामिल था कि नहीं था। ये सारी चीज़ें किसमें? हरित क्रांति के घटक थे सारे, या कौन कौन से थे? तो इनमें से आपको सही उत्तर चुनना है। ये देख लीजिए, 1 2 3, 1 2 3 4, 1 3 4 और सभी। अब इस बीच में जो आपका लग रहा है सही है आप कमेंट में डाल सकते हैं, फिर जैसे ही आंसर आएगा उसका सॉल्यूशन आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। और अब यहाँ से देखोगे एक क्वेश्चन से आपके 6 क्वेश्चन बन रहे हैं। अगर ये 6 ऑप्शन हैं और आपको सही ऑप्शन पता है तो आप, कोई उसने दे दिया उन्नत किस्म वाले बीज पे ही बना दिया तो आप कर लोगे रासायनिक उर्वरक पे। इसलिए बहुत ब्रॉड हो जाता है एक क्वेश्चन जो यूपीएससी लेवल का होता है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर है इसका डी, मतलब सभी। ठीक है, सब चीज़ शामिल थी इसमें, ऋण भी शामिल था, रासायनिक शाकनाशक और खरपतवार नाशक। और यहाँ से एक बात याद रखना, जो लोग केवल डाउट को जिंदगी भर जिंदा रखना चाहते हैं उनके डाउट कभी क्लियर नहीं होते हैं। मैंने बहुत बार क्लियर कर दिए बहुत सारे डाउट्स, ठीक है, जैसे एक क्लाइमैक्स प्रजाति वाला आता है, एक एनटीसीए वाला, लेकिन लोगों के डाउट्स क्लियर ही नहीं होते हैं। मैंने ये भी क्लियर कर दिया कि राष्ट्रीय उद्यान जो होते हैं, नेशनल पार्क, वो 35 में आपका राज्य भी घोषित करते हैं, केंद्र भी। अब बुक वालों ने बना दिया, वो दे दिया, तो बुक वाले कोई मास्टर, ये लोग टेक्स्ट बुक थोड़ी हैं, ये आपकी कंपटीशन की बुक्स हैं, इनके लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए होती। अगर टेक्स्ट बुक लिखना है तो आपका मांगते हैं वो कि आप मास्टर्स या पीएचडी होने चाहिए उसमें, तब लिख सकते हो, तब तो ऑथेंटिकेटेड होती हैं चीज़ें। तो यहाँ कोई भी क्वेश्चन बना के कुछ भी आंसर देगा, इसका मतलब आप कंफ्यूज होगे जिंदगी भर। बोला है कि जब दोनों लोग इसको वो कर सकते हैं, केंद्र भी कर सकता है घोषित, राज्य भी, तो बस उतने पे रहो। ऑप्शन में आएगा अगर केंद्र और राज्य या दोनों तो दोनों करना, अगर अलग अलग आएगा तो आप देख लेना कि राज्य ही करके आ जाना, वो क्वेश्चन ही डिलीट होगा, कोई दिक्कत थोड़ी है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है सभी लोगों को। तो इसके उत्तर हैं सभी। अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसका एक्चुअली सॉल्यूशन है नहीं, इसमें आप क्या सॉल्यूशन निकालोगे? सबको पता है, ये चीज़ें मैंने बताई दी हैं कि कौन आए थे। एमएस स्वामीनाथन यहाँ इंडिया में लेके आए थे, नॉर्मन बोरलॉग थे। 1966-67 में यहाँ पे हरित क्रांति आई थी, जब भारत में खाद्यान्न की कमी हो गई थी। ठीक है, और इसने खाद्यान्न में भारत को आत्मनिर्भर बना दिया था।
लेकिन खाद्य सुरक्षा प्राप्त नहीं हुई थी सबको। खाद्य सुरक्षा अलग चीज़ है, ये ध्यान रखना, आगे क्वेश्चन आएगा इसके बारे में। आत्मनिर्भरता और खाद्य सुरक्षा दोनों से डिफरेंट चीज़ें हैं। अगला आ जाते हैं, अगला क्वेश्चन है एम.एस. स्वामीनाथन द्वारा प्रवर्तित सदाबहार क्रांति। एम.एस. स्वामीनाथन ने पहली क्रांति लेके आए, फर्स्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन, इन्हीं के नेतृत्व में थी। दूसरा था सदाबहार क्रांति, इन्होंने ही एक अवधारणा दी सदाबहार क्रांति की। तो ये जो सदाबहार क्रांति की अवधारणा है, इसके बारे में कुछ कथन है, आप बताना ये सही है कि नहीं। पहला, पर्याप्त मात्रा, गुणवत्ता तथा विविधता के खाद्य पदार्थों का उत्पादन करने के लिए मानव संख्या, मानव क्षमता के मध्य संतुलन स्थापित करने हेतु आवश्यक है। तो इन्होंने बोला कि जो सदाबहार क्रांति है उसमें क्या होगा कि मात्रा भी पर्याप्त होनी चाहिए, इसका मतलब खाद्य सुरक्षा, गुणवत्ता भी पर्याप्त होनी चाहिए, जो आप उगा रहे हो उसकी गुणवत्ता, और विविधता मतलब विभिन्न प्रकार के अनाज होने चाहिए। तो क्या ये इन्होंने बोला था कि नहीं बोला था, पहली चीज। दूसरा, अनुवांशिक रूप से संशोधित कृषि को हतोत्साहित करती है। ये जो सदाबहार क्रांति है, बोल रहे हैं कि क्या जीएम फसल को हतोत्साहित करती है, तो इसका देख लेते हैं ऑप्शन क्या है। और तीसरा, पर्यावरण ह्रास का प्रबंधन करने हेतु हल्के रासायनिक उत्पादों का उपयोग करती है। तो पर्यावरण ह्रास का अगर प्रबंधन करना है तो हल्के रासायनिक उत्पाद जो है, मतलब केमिकल्स, फर्टिलाइजर भी होते हैं, कीटनाशक भी होते हैं, तो इनका उपयोग करो लेकिन हल्की मात्रा में। क्या ऐसा इन्होंने कहा था? तो इन तीन में से अभी इसके ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन सही है, ठीक है। तो डी भी एक और ऑप्शन है, द्वितीय हरित क्रांति के समान है। क्या ये जो द्वितीय हरित क्रांति की बात हुई है, क्या ये सदाबहार क्रांति और द्वितीय हरित क्रांति दोनों समान है? अब इसके उत्तर है एक, इसका उत्तर, इसमें ऑप्शन नहीं है, इसका उत्तर केवल सिंगल है ये, कि ये क्या है, पर्याप्त मात्रा, गुणवत्ता और विविधता वाला। अब मैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल दे देता हूँ। इन्होंने क्या बोला था कि बिना केमिकल जो होते हैं उत्पाद, उनका उपयोग किए बिना, पर्यावरण प्रबंधन साथ में लेके, जलवायु परिवर्तन साथ में लेके, सतत कृषि का उगाना ही आपका क्या है, सदाबहार क्रांति। इसमें सभी फसलों को उगाया जाना था, सभी फसलें होंगी तो फसलों की विविधता होगी, फसलों की विविधता होगी तो अलग मात्रा में गुणवत्तापूर्ण भोजन मिलेगा और सबको उत्पादकता बढ़ेगी। तो सेम चीज़ इन्होंने बोली। क्या बोला इन्होंने? स्वामीनाथन ने कहा कि वह दूसरी हरित क्रांति के विरुद्ध हैं, दूसरी हरित क्रांति ये नहीं चाहते थे, क्योंकि पहली हरित क्रांति ने क्या किया था, लवणीकरण बहुत तरीके से, बड़े पैमाने पे आपका पानी का, खाद, इन सब का उपयोग, तो जो आपकी वो चीज़ें थी दूषित हो गई हैं, ठीक है। तीसरी चीज़ जो हुई है, केवल एक या दो फसल जो थी, खासतौर से गेहूं और चावल, इस क्षेत्र में ज़्यादा क्रांति आई थी, तो ये द्वितीय हरित क्रांति के इसलिए विरुद्ध थे। लेकिन इन्होंने बोला कि सदाबहार क्रांति आनी चाहिए, इसके पक्षधर थे। सदाबहार क्रांति का इन्होंने मतलब बताया कि किसी भी पारिस्थितिकी ह्रास के बिना, पारिस्थितिकी तंत्र को ह्रास नहीं होना चाहिए, पर्यावरण को, बिना रासायनिक आगत मतलब होता है जो आप उसको लगाते हो शुरुआत में, बीज देते हो, खाद देते हो, ठीक है, कीटनाशक देते हो, तो बिना रासायनिक आगत के उत्पादकता को बढ़ाना, ये इनका मेन कथन था। तीसरा आ जाते हैं, भारत में फसल के मौसम के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जो फसलों के मौसम होते हैं भारत में, उसके संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारत में कृषि वर्ष जुलाई से जून तक होता है। दूसरा है, मटर, चावल और जौ तथा रबी। मटर, चावल और जौ ये तीनों किसकी फसलें? रबी की फसलें हैं। कपास, मक्का, मूंगफली किसकी फसलें? खरीफ की फसलें। तो इन्होंने पूछा है इनमें से कौन कौन सही है, तो 1, 2 सही है, या 1, 3, 2, 3, या 1, 2, 3। आप लोग अपने उत्तर लिख सकते हो बिना उत्तर देखे। जो ईमानदार लोग होंगे जिन्हें चेक करना है वो कर सकते हैं, बाकी जिनको इसी से ही पढ़ना है, नहीं उतना वो है। देखो, जब आप अपने माइंड पे जोर देते हो, उत्तर खोजने की कोशिश करते हो, उत्तर लगा के बैठ जाते हो, यहाँ तक कि वीडियो पॉज कर लो, हो सकता है मैं थोड़ा फास्ट हूँ, वीडियो पॉज कर लो, पहले कमेंट करके आंसर दे दो, तो उससे आपका टेस्टिंग होता है, प्लस आपको ये ऑप्शन याद रह जाते हैं। फिर जब आप सही उत्तर पता करते हो तो लॉन्ग टर्म तक याद रहता है। तो इसका सही उत्तर क्या है? बी में क्या है, चूंकि यहाँ पे दूसरा क्यों गलत है कि चावल आपकी कौन सी फसल है? खरीफ की फसल है, यहाँ पे रबी की दे दी, बाकी सब सही है। हाँ, अब ये थोड़ा सा देखो, इसमें MCQ जो आपकी वैल्यू एडिशन अगर हमें एग्रीकल्चर पे कराते, ठीक है, वैल्यू एडिशन अगर कराते एग्रीकल्चर पे, तो उसमें भी क्या है, MCQ दे रहे थे जो हम 1 लाइनर्स फॉर्म में। अब वो MCQ हमारे टॉपिक वाइज जो टेस्ट चल रहे हैं बहुत बड़े पैमाने पे हो रहे हैं,
15 तारीख से हमारा टॉपिक वाइज टेस्ट शुरू हो गया, 15 अप्रैल से 2 टेस्ट हो चुके हैं। आज 17 को एक टेस्ट और होगा आपका टॉपिक नंबर 3 का, डेली एक टॉपिक का हो रहा है। 18 से आपके डेली टॉपिक के होंगे, मतलब 18 को आपका टॉपिक नंबर 4+5 होगा, 19 को 5+6 होगा, ऐसे करके 2-2 टॉपिक के अब टेस्ट होने लगेंगे। पहले टेस्ट होते हैं, इसके बाद आंसर की लेके लोग सेल्फ एवेल्युएट करते हैं, और इसमें बहुत ज़्यादा, जब फर्स्ट टॉपिक था उसमें हमारे 255 क्वेश्चन थे केवल एक सिंगल टॉपिक से। तो जब आप पढ़ रहे होते हो शाम में उसके क्या है टॉपिक से क्वेश्चंस कर लेते हो, तो आपकी तैयारी पूर्ण हो जाती है उस टॉपिक की। तो ये बहुत ज़्यादा आपको फ्रूटफुल होने वाला है। अब यहाँ देख लेते हैं इस टॉपिक को, अगर ये आपको सारी चीज़ें चाहिए, जैसे यूपीएससी लेवल टेस्ट भी चाहिए आपको, यूपीएससी लेवल भी टेस्ट पड़े हुए हैं वहाँ पर, सारी पीडीएफ चाहिए आपको रेगुलर क्लास प्लस वैल्यू एडिशन की, और प्लस ये एमसीक्यूज टेस्ट टॉपिक वाइज, ये सारी चीज़ें आपको एक ही जगह मिल जाएंगी। उसी के बारे में डिटेल है। फीस है आपकी 199। बेनिफिट्स ये सारे लिखे हैं जो मैंने ऑलरेडी बता दिए। आपको करना क्या है कि इस नंबर पे 8586982085 इस पर फ़ोनपे या पेटीएम करना है। नेम ये है, अकाउंट नेम ये आएगा, और पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट आपको 9304213194 इस नंबर पर सेंड कर देना। अगर कोई प्रॉब्लम आती है सेंड करने में या ग्रुप ऐड होने में, तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो 8586982085। ये तो हो गई डिटेल। आगे चलते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो लोग अभी भी भटक रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग भटक रहे हैं, उनको पता नहीं चल रहा है। बहुत सारे लोग क्या है ना, दूसरों की बरगलाने में आ जा रहे हैं। दूसरे लोग क्या है, यहाँ पे एक चीज़ मैंने देखी है, मेरे जो पेड ग्रुप है ना, उसमें भी 5 से 10 लोग वो हैं जिनके अपने चैनल चल रहे हैं, और जो यहाँ पे सिर्फ मिस गाइड करने आए लोगों को। ऐसे हर ग्रुप में मिस गाइड करने वाले लोग बहुत हैं, जो आप कुछ भी पूछोगे वो तुरंत जवाब दे देंगे। आपको लगे वाह आपके शुभचिंतक हैं, बट वो मिस गाइड करके आपको कहीं ना कहीं अंधेरे में रखे हुए हैं। ऐसे मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो बराबर एक्टिव रहते थे ग्रुपों में, टाइम खराब कर रहे थे। जब से यहाँ से जुड़े हैं वो फिर उनकी पढ़ाई एकदम स्पीड अप हो गई। और तो क्या बताएं, आज जो स्टूडेंट, एक स्टूडेंट आए हमारे पास, उन्होंने 2015 में मेंस लिखा था यूपीएससी का, जो देश की सबसे बेस्ट कोचिंग है, कोचिंग का नाम नहीं बताएंगे, उनकी आइडेंटिटी, इंग्लिश की सबसे बेस्ट कोचिंग है आईएएस की देश की, उसमें वो मैनेजर हैं। अब वो चाह रहे हैं कि वो अपने घर पे रहें। पैसा तो उन्होंने बहुत कमा लिया, ऐसी जॉब हो जिसमें घर पे रह पाएं आसपास। इसलिए आज उन्होंने हमसे बात की और वो पेड ग्रुप में हमने उनको ज्वाइन कराया। तो सोचो इस स्टैंडर्ड के लोग आके भरोसा कर रहे हैं, वो कुछ देख रहे हैं और फिर यहाँ ज्वाइन कर रहे हैं, उनकी तैयारी भी स्पीडअप हो रही है। तो ये सब फायदा मिल सकता है। लोगों की बरगलाने में कोई मत आओ, पढ़ो और अपना कैरियर बनाओ, ठीक है। चलो आगे आते। चौथा क्वेश्चन है, हरित क्रांति के निम्न में से कौन कौन से प्रभाव हैं। तो हरित क्रांति के क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं। इसके परिणाम स्वरूप सभी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हुई, पहली चीज। इसके परिणाम स्वरूप हरित क्रांति वाले क्षेत्रों में मलेरिया की घटनाओं में वृद्धि देखी गई। और तीसरा, हरित क्रांति प्रभावित क्षेत्रों के स्थानीय फसल प्रतिरूप में बाधा उत्पन्न हुई, ठीक है। 3 है, इन्होंने पूछा इनमें से सही कौन कौन सा है। तो सही ऑप्शन की वो देख लो क्या है, 1 3 1 2 2 3 1 2 3, कमेंट कर लीजिए आप लोग। अब इसका सही उत्तर बताते हैं, ठीक है। सही उत्तर क्या है आपका सी में क्या है 2 और 3। देखो मैं बताता हूँ क्यों है 2 और 3। जब आपकी खाद्य सुरक्षा, जैसे मैंने पहले बताया कि हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप भारत आत्मनिर्भर तो हो गया था, लेकिन खाद्य सुरक्षा पता क्या होती है, सभी को पर्याप्त मात्रा में कार्यशील, जितना उसको कार्य करने योग्य जो ऊर्जा चाहिए, कैलोरी चाहिए, पोषण चाहिए, उस तक उसकी पहुंच भी हो, प्लस वो अफोर्डेबल भी हो, उसको अफोर्ड भी कर पाए। ये होती है खाद्य सुरक्षा, कि उसको जो कार्यशील बने रहने, किसी व्यक्ति को कार्यशील बने रहने के लिए जो पोषण की मात्रा चाहिए उस तक उसकी पहुंच हो, वो उसको अफोर्ड भी कर पाए, ठीक है। तो ये हो गई आपकी खाद्य सुरक्षा। अब खाद्य सुरक्षा आत्मनिर्भरता का दोनों अलग अलग चीजें। आत्मनिर्भर देश के पास तो है खाद्यान्न, लेकिन कई बार देखे होंगे जो एफसीआई है, एफसीआई के गोदामों में लाखों टन पड़ा सड़ा रहता है, हर साल सड़ जाता है, बारिश होती है जो टेंट। लेकिन गरीब आदमी, कभी कभी देखे हो झारखंड में एक आया था, एक महिला, आधार कार्ड नहीं था तो भूख से मर गई थी, वो उसकी बच्ची, ऐसा कुछ आया था। तो आधार कार्ड की वजह से राशन नहीं मिले थे। तो आपका इससे अगर राशन मिल भी रहा है और वो पूर्ण पोषक नहीं है, पोषण उससे पूर्ण नहीं हो रहा है, तो इसको भी खाद्य सुरक्षा नहीं बोलते हैं। तो दोनों अंतर है, ठीक है। तो खाद्य सुरक्षा बिल्कुल सुनिश्चित नहीं हुई। और ये चीज आपकी परिणाम स्वरूप हरित क्रांति वाले क्षेत्रों में मलेरिया की घटनाओं में वृद्धि तो बिल्कुल देखी गई। क्यों देखी गई? क्योंकि सिंचाई अधिक मात्रा में हुई। सिंचाई अधिक मात्रा में होगी तो क्या होगा, जल भरेगा खेतों में,
और जल भराव जब होगा तो मच्छर तो आएंगे ही आएंगे। हरित क्रांति प्रभावित क्षेत्रों के स्थानीय फसल प्रतिरूप, बिल्कुल स्थानीय फसल प्रतिरूप जो हुआ था, अब लोग क्या है एमएसपी सिस्टम आ गया, प्लस ये ज़्यादा पैदावार हो रही थी तो गेहूं और चावल ज़्यादा उगाने लगे, तो फसल प्रतिरूप चेंज हो गए। फसल प्रतिरूप ये होता है कि जो फसलें वो पहले बोते थे अब बोना बो के दूसरी बोने। तो आंसर सी है, यही चीज़ इन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है कि आत्मनिर्भरता आई थी लेकिन खाद्य सुरक्षा नहीं। 5वां क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या क्या है? उष्ण, अब ये देखो पहले ऑप्शन देखना है, क्वेश्चन बाद में आएगा। उष्ण तथा आर्द्र जलवायु, वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर, 1100 मीटर ऊंचाई तक की पहाड़ी ढाल और 15 से 30 डिग्री सेल्सियस तक वार्षिक तापमान रेंज। एक फसल के बारे में पूछा जा रहा है कि किस फसल हेतु ये सारी चीज़ें उपयोगी हैं। ठीक है, कि उष्ण और आर्द्र जलवायु हो, वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर हो, 1100 मीटर तक की ऊंचाई हो और 15 से 30 डिग्री सेल्सियस तक वार्षिक तापमान रेंज हो। उपर्युक्त जलवायु परिस्थितियां किस फसल हेतु उपयुक्त हैं? सरसों, कपास, काली मिर्च और वर्जीनिया तंबाकू। तो ये देख लो, काली मिर्च है इसका आंसर, आंसर सी। और इसमें क्या है कि काली मिर्च 20 डिग्री नॉर्थ से 20 डिग्री साउथ तक के बीच उगती है, पहली चीज। उष्ण और आर्द्र जलवायु होती है, 1500 मीटर की ऊंचाई होती है, यहाँ तक उग जाती है। ठीक है, ऊंचाई 1500 मीटर की ऊंचाई तक ही उगती है। 10 से 40 डिग्री टेम्परेचर की परास हो तो ये सहन कर सकती है, तो बीच में कोई भी हो चलेगा। ये पूरा इसका है। अगला देखो, भारतीय कृषि के संबंध में कौन सा कथन कमांड एरिया का सर्वोत्तम वर्णन करता है? कमांड एरिया, इस पे कमांड एरिया प्रबंधन योजना आई थी एक। ठीक है, कब आई थी? 1974। तो ये क्या है? कमांड एरिया का सर्वोत्तम वर्णन कौन सा कथन करता है? यह समुदाय के स्वामित्व के अधीन ऐसा क्षेत्र है जिसका उपयोग कृषि उत्पादन हेतु किया जाता है, पहला ऑप्शन। यह ऐसा क्षेत्र जहां जल की आपूर्ति नहर प्रणाली द्वारा की जाती है। ऐसा क्षेत्र जहां कृषि उत्पादकता प्रौद्योगिकी के कारण, अगर आप प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहे हो तो यहाँ कृषि उत्पादकता उच्च होती है। ये बोल रहा है, कमांड एरिया की परिभाषा पूछ रहा है कि कमांड एरिया किस एरिया को कहा जाता है? जैविक कृषि के विकास हेतु सरकार द्वारा समर्थित क्षेत्र है। तो इसका आंसर क्या है? ए वाला, बी वाला। बी में क्या है? ऐसा क्षेत्र जहां जल की आपूर्ति नहर प्रणाली द्वारा की जाती, इसी को बोलते हैं कमांड एरिया विकास योजना आई थी। देख लेते हैं इसका। तो 6वें का बी, कमान क्षेत्र नहर प्रणाली द्वारा संचालित होते हैं। 1974 में कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम शुरू किया। तो इससे दो फैक्ट, एक तो ये आपका डेट पूछा जा सकता है। 7वां, भारत में पाई जाने वाली एक प्रकार की मृदा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कोई एक मृदा है जिसके बारे में बात हो रही, फिर आपको पहचानना है कि कौन सी मृदा की बात हो रही। इस मृदा में ह्यूमस की मात्रा कम होती है, ह्यूमस कम होता है, ये ध्यान रखना, क्योंकि उच्च तापमान के कारण ज़्यादातर सूक्ष्म जीव क्या है, नष्ट हो जाते हैं। यह मृदा कर्नाटक, तमिलनाडु और एमपी में पाई जाती है। यह काजू की फसल हेतु उपयुक्त है। यहाँ से एक आइडिया लग गया होगा, काजू देख लो तो फिर यहाँ से चाय की फसल भी देख सकते हो। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, कौन सी मृदा, देख लेना। और चौथा ऑप्शन है क्या, यह लोहे के जो ऑक्साइड होते हैं तथा एल्यूमिनियम से समृद्ध होती है, इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, तो उपर्युक्त विशेषताएं किस मृदा की हैं? रेगुर मृदा, रेगुर को काली भी बोला जाता है, कपासी भी बोला जाता है, इसकी विशेषताएं हैं क्या? इसके बाद शुष्क मृदा, शुष्क मृदा सबको पता है शुष्क मृदा क्या होती है, तो क्या ये शुष्क मृदा की विशेषताएं हैं? लाल मृदा की विशेषताएं हैं क्या? ये लैटेराइट मृदा की विशेषता है। ये सारी विशेषताएं देखनी है, तो इसका उत्तर आ गया डी। सबको ही समझ गया होगा, जैसे यहाँ पे बात हुई होगी काजू। जो लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं ना, उनका अलग लेवल बन चुका है। यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट इतने नए नए आ रहे हैं और वो इतनी जगह से उनका कोर्स ले रखा है उन्होंने, अब वो इतने कंफ्यूज हो गए कि छोटे छोटे क्वेश्चन को उन्हें बोझ लगता है कि ये क्वेश्चन हो कैसे गया। तो देखते हैं इसका क्यों, क्योंकि जैसे मैंने बताया लैटेराइट मृदा क्या होती है, इसमें निच्छालित हो जाते हैं चीज़ें। निच्छालित मतलब नीचे चली जाना, क्योंकि बारिश अधिक होगी तो जो खनिज होते हैं वो नीचे की ओर चले जाते हैं। तो इसमें ऊपर क्या, लोहे के ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ही बचता है, बाकी चीज़ें नहीं बचती हैं। तो ये बोला उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में होता है, तीव्र निच्छालन होता है। चूना और सिलिका जो होता है, इनका क्या हो जाता है, निच्छालन हो जाता है, और लोहे के ऑक्साइड और एल्यूमिनियम क्या है, ये तत्व ही ऊपर रह जाते हैं। ठीक है, तो ये अब इसके ऑप्शन से यहाँ समझ जाओ, इसमें क्या ह्यूमस की मात्रा कम होती है, तो ये भी इसी की विशेषता है, तो ह्यूमस इसमें कम होता है। तो कोई भी लैटेराइट में अगर कंफ्यूज था पहले, वो उसका कंफ्यूजन दूर हो जाना चाहिए कि लैटेराइट में ह्यूमस कम होता है। और कार्बनिक पदार्थ नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम इसमें नहीं पाए जाते हैं।
कार्बनिक पदार्थ भी नहीं पाए जाते हैं, यहाँ पे भी ह्यूमस आ गया। 8वां आ गया, भारत के जलोढ़ मृदा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जो जलोढ़ मृदा का क्षेत्र है भारत का, उसके संबंध में आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, इसमें पोटास की प्रचुरता होती है जलोढ़ मृदा में। जलोढ़ पता है, नदियों द्वारा जो बहा के लाई गई मिट्टी से, मिट्टी यहाँ पे किनारे पे इकट्ठी होती रहती है, बहुत हजारों वर्ष में क्या है, ये बहुत बड़ा क्षेत्र बना लेती है। जो आपका पूरा उत्तर भारत का क्षेत्र है, अधिकतर आपका क्या है, मैदान है, गंगा यमुना या ब्रह्मपुत्र का, ठीक है। तो ये हो गई जलोढ़ मृदा, नदी इकट्ठी करती रहती है, ठीक। तो इसमें क्या पोटास की प्रचुरता होती है बोल रहे हैं। खादर और बांगर दोनों मृदाओं में कैल्शियम की प्रचुरता होती है। खादर कौन सी होती है आपकी मृदा, और बांगर, खादर एकदम नई जलोढ़ होती है और बांगर आपकी पुरानी जलोढ़। इस मृदा में बांगर कहाँ, ऊपर की तरफ थोड़ा दूर पाई जाती है, और ये खादर एकदम नदी के किनारे, ठीक। इस मृदा में पूर्व से पश्चिम की ओर रेत की मात्रा घटती जाती है। ये आपका देखो फैक्ट बहुत ही डिटेल वाला आ गया। तो इसमें कौन कौन से सही हैं आपको बताने, 1 2 3, 1 2 2 3 और 1 3। उत्तर दिख गया होगा, तो देख सकते हो बी है इसका उत्तर। 1 और 2 सही है, तीसरा नहीं सही है क्योंकि तीसरा आपको उल्टा बोल दिया इन्होंने। पूरब से पश्चिम की ओर रेत की मात्रा नहीं घटती है, ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर रेत की मात्रा घटती जाती है। रेत की मात्रा पश्चिम से पूर्व की ओर घटती है। पोटाश तथा चूने की प्रचुरता, नाइट्रोजन और कार्बनिक पदार्थों की इसमें कमी होती है। 10वां क्वेश्चन देख लो, निम्न फसलों पर विचार कीजिए। फसलें हैं चावल, चना, रेपसीड, सरसों, तूर और कपास। अब पूछा है इन्होंने कौन कौन सी रबी की फसलें हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि इनमें से रबी की फसलें कौन कौन सी हैं। 1 2 3 6, 2 3 4, 2 4 5 और 3 4 6, ठीक है। अब मैं ये तो आपको जवाब देना ही पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये पढ़ा हुआ है आप लोगों ने। तो बताइए कौन सी रबी की फसल है। आंसर है इसका बी। दो बी में दिखा दिए खरीफ की कौन कौन सी फसलें होती हैं, मतलब 2 3 4 ही रबी की फसलें हैं, ठीक है। खरीफ की फसलें कौन सी होती है, चावल, कपास, जूट, ज्वार, बाजरा और तूर। मानसून के साथ ही शुरू होती है। जैसे मानसून आता है, मानसून कब आता है, जून जुलाई में, तो मानसून के साथ इनकी बुवाई शुरू हो जाती है और अक्टूबर नवंबर में कटाई शुरू हो जाती है। और दूसरी रबी की फसलें जो हैं इनकी कटाई अभी अभी खत्म हुई है, तो ये कब, अक्टूबर नवंबर में इनकी बुआई शुरू होती है और मार्च अप्रैल में कटाई। तो इसमें गेहूं, चना, रेपसीड, सरसों, जौ। अगला आ जाते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। ये क्या बोल रहे हैं, सिंचित भूमि में मृदा ह्रास का मुख्य कारण क्या है। भूमि का अवसादन, भूमि में जो अवसाद आ जाते हैं वो सिंचित भूमि, अवनालिका अपरदन, मृदा का क्षारीकरण तथा लवणता और पवन अपरदन, ये सब। तो इसमें मृदा अपरदन का सिंचित भूमि है, जो कृषि कर रहे हो आप तो सबको पता है, मैं बता रहा हूँ, जो पंजाब और हरियाणा की भूमि है और पश्चिमोत्तर प्रदेश की, ठीक है, पश्चिम उत्तर प्रदेश की, वहाँ पे क्या है कि जैसे ये भूमि है, अब यहाँ पे क्या है आपकी हरित क्रांति आई। हरित क्रांति में क्या था, बड़े पैमाने पे सिंचाई चाहिए थी, सिंचाई के साधन यहाँ पे थे ही, नहर प्रणाली, तो बड़े पैमाने पे सिंचाई हुई। जब सिंचाई होती है, जल निकास की अच्छी व्यवस्था थी नहीं, तो क्या होगा, जल अपने आप बाष्पीकरण होगा। और हर पानी में सबको पता है कुछ ना कुछ लवण होते हैं, और लवण हमेशा, नमक कभी भी सब्जी में देखते होगे कि नमक आप सब्जी में जितना डाल दिया, लेकिन पानी अगर उसका कम हो गया, बाष्पीकरण ज़्यादा हो गया, तो नमक जमीन पे ही रहेंगे, मतलब रह जाते हैं और खारा हो जाता है वो सब्जी। सेम सिस्टम यहाँ बात करता है, लवण खेत में ही रह जाएंगे और जल उड़ जाएगा, बाष्पीकृत होगी, बराबर ये ऐसा होगा, तो ये लवण, यहाँ पे लवणों की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो यही इसका क्या होगा, मृदा की लवणता बढ़ना। जब लवणता बढ़ जाती है तो ये भूमि अनुपजाऊ हो जाती है, ठीक है, बहुत ही अनुपजाऊ भूमि हो जाएगी जब एक लेवल से ज़्यादा इसकी लवणता बढ़ जाती है। तो यही सिस्टम यहाँ पे क्या होता है, सिंचित भूमि क्षेत्र में होता है, सी सही होगा, ठीक है। पवन अपर्दन रेगिस्तानी क्षेत्र में होता है। अवनाल का अपर्दन आपको पता है, नदियाँ करती हैं, ठीक है। और भूमि का अवसादन, अवसाद वगैरह ये अलग चीज़ है। ये अवसाद क्या होता है, जैसे खादर वाला क्षेत्र है तो वहाँ पे अवसाद वगैरह इकट्ठे होते हैं। तो उत्तर सी है, लगभग 8 मिलियन हेक्टेयर ऐसी भूमि है जो लवणता प्रभावित है। अभी और बढ़ गया होगा, ये 2-3 साल पहले का डेटा है। भारत में रेगुर मृदा के संबंध में निम्न कथन। रेगुर के बारे में मैंने बताया, इसको काली या कपासी मृदा भी कहते हैं। तो रेगुर मृदा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह दक्कन ट्रैप में पाई जाती है। दक्कन ट्रैप सबको पता है, अगर भारत का नक्शा ऐसे देखो, बीच से और ऐसे, तो दक्कन ट्रैप आपका यहाँ से शुरू होके अच्छा खासा ऐसे जाता है, ठीक है,
ये काले बेसाल्ट उससे बना होता है, ज्वालामुखी उद्गार से। ये मैंने दे दिया आपको मूलभूत जानकारी। ज्वालामुखी उद्गार में काली बेसाल्ट जो चट्टानें होती हैं। ये दक्कन टैप आपका बना है। अब यहाँ से आप अनुमान लगा पाओगे किस मृदा की बात हो रही है। दक्कन टैप की शुष्क, क्योंकि जो चट्टानें होती हैं मृदा में उन्हीं के ही गुण पाए जाते हैं, चट्टानों से ही बनती हैं। दक्कन क्षेत्र की शुष्क तथा उष्ण जलवायु के कारण यह वर्षा आधारित फसलों की कृषि हेतु उपयुक्त नहीं है। दूसरा पॉइंट ये है। और तीसरा, यह कपास हेतु उपयुक्त है। जैसे ही कपास का नाम आ जाए तो इस मृदा का नाम ही कपासी है। तो किसकी बात हो रही है, ऑप्शन देख लो। चौथा क्या है, यह प्रकृति में चिकनी तथा अपारगम है। तो इनमें से पूछा गया कौन कौन सही नहीं है। 1 और 3 सही नहीं है, 2 सही नहीं है, 2 और 4 सही नहीं है और केवल 4। मतलब ये नहीं पूछा है कि सही कौन सा है, कौन से सही नहीं है। तो क्या है इसका आंसर, बी में केवल 2 सही नहीं है, बाकी सब सही है। तो 2 क्यों सही नहीं है बताता हूँ अभी मैं। पहले तो ये समझ जाओ कि कपासी मृदा भी क्या है आपकी, काली मृदा को ही बोला जाता है। दूसरा, यहाँ से समझ जाते दक्कन ट्रैप में काली बेसाल्ट चट्टानें हैं उनसे बनी है तो काली मृदा होगी। रेगुलर मृदा, ठीक है। तो ये यहाँ से आपका आंसर निकल आना था कि ये दोनों सही है, ठीक है। ये वाला आपका क्यों सही नहीं, क्योंकि काली मृदा होती है इसकी नमी धारण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। इसको स्वतः कृष्ण मिट्टी भी बोलते हैं, क्योंकि नमी धारण करती है और जब ये सूख जाती है तो ये क्या हो जाती है, इसमें दरारें पड़ जाती हैं। तो नमी धारण जब ये करती है लंबे समय तक, दैट मीन्स पानी इसमें लंबे समय तक बना रहता है। जब लंबे समय तक पानी बना रहेगा तो क्या होगा कि कम पानी में भी यहाँ पे पानी वाली फसलें आप बो सकते हो। तो ये इसलिए गलत है, क्योंकि इसमें पानी वाली फसलें आराम से उगा सकते हो आप कम पानी में भी। यही इन्होंने बोला है, यह शुष्क मौसम में भी वर्षा सिंचित फसलों की कृषि में सहायता करती है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में ये पाई जाती है। आगे आ जाते हैं, एक प्रकार की मृदा की निम्न विशेषताओं पर विचार कीजिए। एक मृदा की बात हो रही है, जितनी विशेषताएं हैं वो किसी एक मृदा के बारे में, पहले विशेषताएं पढ़ो फिर बताना किस मृदा के बारे में बात हो रही है। यह अनुपजाऊ होती है तथा इसमें किसी भी प्रकार की वनस्पति का विकास नहीं होता है, पहली चीज। दूसरी, इसमें नाइट्रोजन तथा कैल्शियम का अभाव होता है परंतु सोडियम और पोटेशियम की प्रचुरता होती है। तीसरा, भारत में यह पश्चिमी गुजरात तथा सुंदरबन में पाई जाती है। पश्चिमी गुजरात में पाई जाती है और दूसरा कहाँ पाया जाता है, सुंदरबन। पश्चिम गुजरात अगर बात करो तो ये कहाँ पाया है आपका, कच्छ का रण में, कच्छ है आपका, वहाँ पाई जाती है। सुंदरबन भी कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। अगर आप दोनों जगह देखो तो दोनों जगह समुद्र है आसपास, ठीक है। अब यहाँ से अनुमान लगा लें किसकी बात हो रही। तो दलदली मृदा की बात हो रही कि लवड़ी मृदा की बात हो रही कि शुष्क मृदा की कि काली मृदा की, किसकी बात हो रही है आपको बताना। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। फिर अगर आपका सही होता है तो वो भी बताना कि हाँ आपने सही बताया था, ठीक है। चलिए आते हैं इसका आंसर देख लेते हैं। तो जब मैंने बताया दोनों समुद्र हैं आसपास, तो समुद्र के आसपास कौन सी, लवड़ ज़्यादा होते हैं, तो ये लवड़ी मृदा की बात हो रही भी। लवड़ी मृदा का मैंने बताया क्या है कि लवड़ी मृदा ऊसर मृदा, ऊसर मतलब अनुपजाऊ, इसमें कुछ भी वनस्पति नहीं होते हैं। तो यहाँ से देखो आपका एक वो क्लियर हो रहा है पॉइंट कि अनुपजाऊ मृदा होती है, कोई भी वनस्पति नहीं उगती है। यह शुष्क, अर्धशुष्क क्षेत्रों तथा जलयुक्त क्षेत्रों में क्यों, अभी मैंने बताया जल से भरे हुए रहते हैं, बाष्पीकरण बराबर होता रहता है और क्या लवण नीचे बैठे रहते हैं। दलदली क्षेत्रों में भी ये मृदा पाई जाती है। सुंदरबन क्या है, दलदली क्षेत्र है आपका, डेल्टा वाला। इसमें सोडियम और पोटेशियम मैग्नीशियम की प्रचुरता, क्योंकि यही तो लवण है, सोडियम के लवण होते हैं, पोटेशियम के और मैग्नीशियम के, तो इनकी तो प्रचुरता पाई जाएगी। अब आ जाते हैं भारत की एक मृदा की निम्न विशेषताओं पर विचार कीजिए। किसी एक मृदा के बारे में फिर से बात हो रही है। तो मृदा के सारे आपके जितने भी डाउट्स थे यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। अब जिनको डाउट्स बनाने का शौक है, रखने का, ये जो मैं मटेरियल दे रहा हूँ कंटेंट, ये मोस्ट वेरीफाइड है, इसको यूपीएससी भी गलत नहीं ठहराता है, तो बाकी तो भूल जाओ, ठीक है। इसमें किसी को भी सिंगल डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आ रहा है इसमें बहुत लोगों को बहुत सारे डाउट थे, यहाँ से क्लियर हो जाएगा। भारत की एक मृदा की निम्न विशेषताओं पर विचार कीजिए। यह मृदा इसके गहरे लाल रंग तथा ऊपरी सतह के गठन के अनुसार एक ईंट जैसी दिखती है। यह एक अत्यधिक निच्छालित मृदा है। लोहे ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है। यह केरल में व्यापक रूप में पाई जाती है, केरल में सर्वाधिक पाई जाती है। निम्न में से कौन सी मृदा में उपर्युक्त लक्षण पाए जाते हैं, किस मृदा के बारे में बात हो रही है, लैटेराइट, जलोढ़, लाल और लवड़ी। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है ए,
ठीक है, लैटेराइट मृदा की बात हो, सबको पता है। निच्छालन सर्वाधिक क्या होता है, निच्छालन बता दिया ना मैंने, इसमें और आपका क्लियर हो। निच्छालन होता है जो तत्व हैं, पोषक तत्व, लवण हैं जो, वो कहाँ है, नीचे की ओर निच्छालित हो जाते हैं। पानी भरा रहता है, पानी धीमे धीमे रिस के नीचे की परतों में चले जाते हैं, जबकि जो पौधे होते हैं वो उपयोग किसका, ऊपर की परतों का करते हैं। तो केवल सिलिका वगैरह ऊपर रह जाते हैं, बाकी एल्यूमिनियम, लोहे के ऑक्साइड, पिछली बार भी पढ़ चुके, ये क्या है, सिलिका वगैरह नीचे चले जाते हैं, एल्यूमिनियम और लोहे के ऑक्साइड ऊपर रह जाते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में उत्तर ए, ये दोबारा नहीं क्योंकि पिछली बार इसका पढ़ चुके हो आप लोग। लैटेराइट मृदा का एक क्वेश्चन और आया था, वहाँ पे सॉल्यूशन दिया था, तो सेम है इसका। 15 नंबर का क्वेश्चन देखिए, मृदा निर्माण के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथन है आपके, अब ये देखो एक एक क्वेश्चन जो है ना आपका, बहुत सारे क्वेश्चन आपके निकलेंगे यहाँ से, बहुत सारे ऑप्शन यहाँ से बनेंगे, वो आपके क्लियर होंगे, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जो लोग जो वहाँ पे बैठ के, बाहर बैठ के केवल ये सारे क्वेश्चन, ये टेस्ट तो इसका है उसका है, तो वो लोग अपनी बुद्धि से चल रहे हैं, उनकी बुद्धि जितनी सीमित है उतना ही सोच पाएंगे। बट गलती उनकी ये है कि अगर उनको खुद नहीं करना है तो शांत होकर मत करो, कौन बोल रहा है, कोई जबरदस्ती करा नहीं रहा, बाकी लोगों को भी वो बरगलाते हैं कमेंट करके, ये चीज़ करके ना बाकी लोगों को, क्योंकि ना खुद समझना चाह रहे हैं और ना दूसरों को समझ। ऐसे लोगों यही बोले, कोई चीज़ आपको नहीं फॉलो करनी मत कीजिए, चीज़ें आपको बल्क में मिल रही हैं, जो चीज़ फॉलो करनी है वो कीजिए जो आपको सुइटेबल लगे। अगर ये भरोसा है कि हाँ कुछ बोलना है तो फॉलो कर सकते हो। तो मृदा निर्माण के संबंध में निम्न कथनों में विचार कीजिए। ये इससे भी देखो, ये वाला बहुत डाउट है, इस क्वेश्चन में भी लोगों को रहता है। तो लाल तथा पीली मृदा आधारभूत चट्टान से गहरी संबद्धता प्रदर्शित करती है। अब मैं बताता हूँ संबद्धता क्या होती है। ये चट्टान है, चट्टान के ऊपर क्या है, मृदा बनती रहती है। चट्टान धीमे धीमे क्या है, इसका धूल में परिवर्तित होती है, धीमे धीमे इसका क्या होता है, अपक्षयन होता है। तो धूल में परिवर्तित, ऊपर से क्या हो गया, इस पर जीव, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव मर गए, पेड़ पौधे के उनके जो होते हैं अंग, फल हो गया, बीज हो गया, पत्ती हो गई, तना हो गई, ये सब धीमे धीमे देख के एक बड़ी सी लेयर बनाते हैं। कभी देखा है कि 1-2 साल कहीं जाओ मत तो पूरा ढका रहता है वो, कम से कम नहीं तो आधे फीट की लेयर बन जाती है अपने आप। सेम यहाँ पे बन जाएगी। अब ये हजारों साल तक क्या होगा, अपघटन होता रहेगा, तो यहाँ पे ह्यूमस भी आ जाएगा, जैविक पदार्थ, मृदा एकदम महीन हो जाएगी, नमी धारण करने की क्षमता बढ़ जाएगी, ये सब चीज़ें होती रहती हैं। तो इस चट्टान के ही गुण तो पाए जाएंगे, इस चट्टान में जो भी तत्व हैं, खनिज हैं, वही इस मृदा में पाए जाएंगे। तो चट्टान से जो संबद्धता, मतलब जो चट्टान के गुण हैं वो यहाँ पाए जाए, ये बोल रहे हैं। तो लाल तथा पीली मृदा जो है वो जो उसकी आधारभूत चट्टान होती है उससे गहरी संबद्धता प्रदर्शित करती है। दूसरा, सामान्यतः भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर मृदा संस्तर की गहराई बढ़ती है। ये बोल रहे हैं कि अगर भूमध्य रेखा से ये ध्रुवों की ओर जा रहे हो तो ये जो गहराई है मृदा की ये बढ़ती है, ये बोलना चाहिए। देख लेते हैं इसमें कौन कौन सही है। इन्होंने पूछा है 1 सही है, 2 सही है, 1-2 सही है, ना 1 सही है ना 2 सही है। तो इसका ए है, मतलब केवल 1 सही है। ये उल्टा होता है, ध्रुवों से जब आप भूमध्य रेखा की ओर जाते हो तो क्या होगा, गहराई आपकी बढ़ेगी। ये वाला सही है कि लाल और पीली मृदा है उसमें आधारभूत चट्टानों के गुण पाए जाते हैं। देख लेते हैं, लाल तथा पीली मृदा क्रिस्टलीय आग्नेय चट्टान, हाँ ये आया था कि आग्नेय चट्टान जो है उससे कौन सी मृदा बनी है, ये क्वेश्चन था, इस पर डाउट था लोगों को। कुछ लोग लैटेराइट बोल रहे थे, कुछ और, तो ये ध्यान रखो। लाल और पीली मृदा जो होती है वो क्रिस्टलीय आग्नेय चट्टान पर विकसित होती है। लाल रंग लोहे के ऑक्साइड के कारण होता है इसका, और जब इसको जल से भरा रहता है, जल योजन हो जाता है, मतलब अच्छी तरीके से इस लाल मृदा में जल भरा रहता है तो ये पीला रंग दिखाई देता है, इसलिए पीली। तो हाइड्रेटेड जो लाल मृदा होती है वो होती है पीली। जलोढ़ मृदा आधारभूत चट्टान से सबसे कम संबद्ध होती है। जलोढ़ मृदा जो होती है, क्यों, क्योंकि जलोढ़ मृदा नदियों द्वारा बहा के लाई गई मिट्टी है। हर प्रकार की चट्टानें, बीच में जो भी चट्टानें मिल रही, एक तो वो घिस के आएंगी, उनके अवसाद आएंगे, प्लस यहाँ पे पेड़ पौधे, जीव जंतु, बर्फ, कंकड़, पत्थर सब रहते हैं इस मृदा में। तो जो मूलभूत चट्टान की आप पहचान नहीं कर सकते हो कि जलोढ़ मृदा किस मूलभूत चट्टान से, क्योंकि नदियाँ 2500 किलोमीटर से आ रही, तो तरह तरह की पहाड़ी, उनके अवशेष, चट्टानों के अवशेष मिलेंगे, तो जो इन्हें एक ही चट्टान है। सबसे ऊपरी परत किसी भी मृदा की सबसे ऊपरी परत किस चीज की होती है, जैविक पदार्थों की। आगे आते हैं, मिट्टी के क्षेत्रीय वर्गीकरण के संबंध में कौन कौन सही है। मिट्टी का क्षेत्रीय वर्गीकरण कर रहे हैं तो उसके संदर्भ में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दुनिया भर की मृदाओं के बारे में है। इसकी PDF आपको पेड ग्रुप में दे दी जाएगी। ये जो आज का लेक्चर हो रहा है इसको पढ़ लेना बहुत ध्यान से। बहुत सारे मृदा और एग्रीकल्चर के आपके बहुत सारे
डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। एक व्यक्ति ने, एक स्टूडेंट था, उसने मेरे से पूछा था पेडोकल मृदा, पेडजोल मृदा का पूछा था, तो मैंने प्रोवाइड कराया था। एक और पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे, मेरा नोट बना हुआ है जो दुनिया भर की मृदाएं उसके बारे में। एक क्वेश्चन मुझे सही लगा इसलिए डाल दिया कि मिट्टी के क्षेत्रीय वर्गीकरण के संदर्भ में कौन कौन सही है। पेडल्फर जो है मृदा का एक समूह है, पेडल्फर आर्द्र जलवायु में पाई जाती है, जबकि पेडोकल जो दूसरा समूह है, दो ही समूह होते हैं मृदा के, ठीक है। पेडोकल है वो शुष्क, अर्धशुष्क, उप आर्द्र क्षेत्रों में पाई जाती है, ये बोल रहा है। दूसरा पेडल्फर जो होती है आपकी निच्छालित मृदा होती है, निच्छालित मैंने बताया नीचे की ओर चलिए, जबकि पेडोकल में कैल्सिफिकेशन होता है। कैल्सिफिकेशन मतलब कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाना। काली मृदा या चरणोजेम, काली मृदा जो होती है उसको चरणोजेम मृदा भी बोलते हैं। पेडल्फर समूह की सबसे समृद्ध मृदा है। अब इसके बाद चरणोजेम के बारे में एक बताऊं, सबसे उपजाऊ मृदा होती है दुनिया की, वन ऑफ द सबसे उपजाऊ मृदाओं में से एक है चरणोजेम। यूक्रेन में जहाँ युद्ध चल रहा है, थोड़ी जानकारी दे देता हूँ, वहाँ पे गेहूं को सबको पता होगा, यूरोप का गेहूं की रोटी बोला जाता है, यूरोप की रोटी की टोकरी यूक्रेन को बोला जाता था। रशिया में भी अच्छी खासी, तो यहाँ पे चरणोजेम मृदा पाई जाती है, इस वजह से यहाँ पे अच्छी खासी खेती होती है, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि काली मृदा या चरणोजेम पेडल्फर। अब समूह आपको पता करना है किस समूह की, तो इसमें से कौन सा सही है, 1, 1, 2, 2, 3 और 3। उत्तर देख लेते हैं। उत्तर है इसका बी, सिर्फ 1 और 2 सही है, ठीक है। इसमें पेडल्फर समूह, ये निच्छालित लवण का नीचे जाना है, ठीक। निच्छालित मृदा होती है जिसमें लवण नीचे की ओर चले जाते हैं, तो पेडल्फर समूह क्या है, निच्छालित मृदा है, सही है। ये उच्च अक्षांश शंकुधारी वनों, मध्य अक्षांशी पर्णपाती वनों से लेकर उष्णकटिबंधीय वनों तथा घास के मैदानों तक विस्तृत आर्द्र जलवायु में ये मृदाएं पाई जाती हैं। आगे देख लेते हैं। पेडोकल्स मृदा क्या होती है, यह शुष्क, अर्धशुष्क, उपार्द्र, ठीक है, वो होती है आर्द्र जलवायु वाली पूरी। ये शुष्क में आ गई या उपार्द्र में आ गई, ठीक है। क्षेत्रों में बाष्पोत्सर्जन, जहां पे बाष्पोत्सर्जन अधिक होगा और वर्षा कम होगी, ठीक है, नीचे कम पानी आएगा, ऊपर ज्यादा जाएगा, तो वहां नीचे से तत्व भी ऊपर की ओर चले आते हैं, ठीक है। ये एक फिनोमेना होता है। तो सेम इसमें हो रहा है कि बाष्पोत्सर्जन यहाँ अधिक होता है, वर्षा कम होती है, जिससे क्या होता है, घुलनशील खनिज तथा जल दोनों ऊपर आ जाते हैं। कभी कभी परतों में कैल्शियम का अधिक संकेंद्रण होता है, ठीक है, तो इससे क्या होता है, जिसे कैल्सिफिकेशन कहा जाता है। इसी पेडोकल्स के बारे में बात हो रही। फिर काली मृदा के बारे में देख लेते हैं। काली मृदा या चरणोजेम क्या है, पेडोकल समूह की सबसे समृद्ध मृदाएं हैं, ठीक है। दूसरा भुरभुरी, ह्यूमस की अधिकता, नमी धारण क्षमता क्या होती है, इसकी अधिक होती है। भुरभुरी भी होती है, इनमें ह्यूमस की अधिकता होती है और नमी धारण क्षमता, जैसे काली मृदा में तो सबको पता है नमी धारण, और काली मृदा का रूप है तो हो गई। और कहाँ, यूक्रेन, यूएसए के मध्य भाग, मध्य अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका में गेहूं और जई की खेती इन मृदाओं में होती है। अब आते हैं भारत में झूम कृषि के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह उत्तर पूर्वी राज्यों में व्यापक रूप से प्रचलित है। इसे एमपी में बेबर या दहिया, आंध्र में पोडू, पेंडा। ये तो झूम कृषि का जो मैंने एग्रीकल्चर कराया है, बहुत डिटेल में कराया है, पूरी दुनिया में किसको क्या बोला जाता है, कहाँ पे, और इंडिया में कहाँ बोला जाता है, इसको पढ़ लेना बहुत ध्यान से कि वियतनाम में क्या बोला जाता है और कहीं क्या बोला जाता है। अगला क्या है, झूम कृषि के तहत मिट्टी की उर्वरता समय के साथ बढ़ जाती है। यहाँ से ही आप अनुमान लगा सकते हो, अगर 3 नंबर का आपने एलिमिनेट कर लिया तो आपका आंसर आ जाएगा कि झूम कृषि में क्या होता है, मिट्टी की उर्वरता समय के साथ बढ़ती नहीं, घटती है। क्या होता है, लोग जाते हैं इसमें, यहाँ पे जंगल खड़े हुए हैं, तो क्या होगा, जंगलों को आग लगा देंगे, आग लगा देंगे तो ये भूमि साफ हो गई, प्लस उर्वरता बढ़ गई। यहाँ पे उर्वरता पहले से ही थी, क्योंकि जैविक पदार्थ बहुत हैं जहाँ जंगल होते हैं। अब ये इस भूमि पे खेती करेंगे, लेकिन 8 से 10 साल में क्या होगा, यहाँ की उर्वरता कम हो जाएगी, तो ये दूसरी जगह चले जाते हैं, सेम प्रोसेस फिर अपनाएंगे, फिर आग लगाएंगे। तो जैसे ही आपने 3 नंबर का एलिमिनेट किया कि ये रॉन्ग है, तो आपका ए आंसर अपने आप आ जाएगा, क्योंकि 3 से ये चला जाएगा, ये चला जाएगा, ये चला जाएगा। तो एलिमिनेशन से भी बहुत सारे क्वेश्चन निकलते हैं, ये ध्यान रखना। समय के साथ उर्वरता घटती है, ठीक है। किसी क्षेत्र में इंद्रधनुष क्रांति के संदर्भ में निम्न का मिलान कीजिए। इंद्रधनुष क्रांति, तो उसके संबंध में कुछ टर्म्स दिए हैं, जैसे रजत क्रांति किसे कहा जाता है, भूरी क्रांति किसे कहा जाता है, गोल क्रांति किसे, पीली किसे, और सुनहरी किसे। अब आपको यहाँ पे देख लो कूट कौन सा सही है, कूट आपको मिलाना है, आंसर देना है, इसके बाद मैं डिटेल में दे दूँगा। ये तो बहुत सिंपल है, सारी क्रांतियाँ मैंने लिखाई हैं आपकी, ठीक है,
कि गोल्ड क्रांति क्या है, रजत क्या है, भूरी या ग्रे क्या है। ठीक है, तो अब इसके और डिटेल में बता देता हूँ, इसका सॉल्यूशन ही बता देता हूँ। ठीक है, भूरी क्रांति क्या है, उर्वरक। गुलाबी क्रांति क्या है आपकी, प्याज उत्पादन, फार्मास्यूटिकल, झींगा उत्पादन। ध्यान रखना, प्याज भी भूरी में आता है और फार्मास्यूटिकल जो दवाइयाँ होती हैं वो भी भूरी में आते हैं, ये गुलाबी में आते हैं, सॉरी। और झींगा उत्पादन, ये मैंने क्वेश्चन पिछली क्लास में पूछा भी था कि झींगा उत्पादन आपकी किस क्रांति में। लाल क्रांति में मांस और टमाटर, गोल्ड क्रांति में आलू, सिल्वर फाइबर क्रांति में कपास, रजत क्रांति में अंडा कुक्कुट उत्पादन, श्वेत क्रांति ऑपरेशन फ्लड दूध डेयरी उत्पादन, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन, सदाबहार क्रांति कृषि का समग्र विकास, सुनहरी या स्वर्ण क्रांति बागवानी फल आदि। अब आगे आ जाते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सरसों, ककड़ी, सूरजमुखी, कपास और तरबूज, निम्न में से जायद की फसलें कौन कौन सी हैं। तो जायद की फसलें 1, 3, 4, 2, 3, 5 ये सब पहले भी हो चुका है। रबी, खरीफ, जायद 3 होते हैं फसल सिस्टम। कौन से, तो इसका आंसर है बी, 2, 3, 5, 2, 3 और 5। ये कब, बरसात के पहले बोते हैं इनको। आगे आ जाते हैं, चलो इनकी फसलों का भी डिटेल दे ही देते हैं। फसलों की डिटेल देख लीजिए क्या है, बोला गया तीनों फसलें। भारत में 3 प्रमुख फसल ऋतुएं हैं, कौन कौन सी, रबी, खरीफ, जायद। खरीफ फसल का मौसम जुलाई अक्टूबर में दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान होता है। रबी का मौसम अक्टूबर मार्च शीतकाल के दौरान होता है। ठीक है, खरीफ फसलों में क्या, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, रागी, अरहर, सोयाबीन, मूंगफली, कपास शामिल है। रबी फसलों में गेहूं, जौ, जई, चना, अलसी, सरसों आदि शामिल है। ठीक है, रबी और खरीफ मौसम के मध्य मुख्य रूप से मार्च से जून तक अल्प अवधि में जायद का मौसम होता है, जो मैंने बताया बरसात के पहले तक। जायद फसलों को मुख्य वृद्धि अवधि के लिए क्या चाहिए, गर्म शुष्क मौसम, पुष्पन के लिए दिन की लंबी अवधि जो कि अभी चल रही है। इसके मुख्य उत्पाद मौसमी फल और सब्जियां हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं, तरबूज, ककड़ी, खरबूजा और सूरजमुखी। आगे आ जाते हैं, अगला क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन है ये आपका। हरित क्रांति तथा द्वितीय हरित, प्रथम फर्स्ट की बात हो रही, फर्स्ट हरित क्रांति तथा द्वितीय हरित क्रांति के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। प्रथम में केवल खाद्य पदार्थों को सम्मिलित किया गया या केवल इसी पर ध्यान दिया गया, इनका कहना यह है। ठीक है, जबकि द्वितीय में संपूर्ण किसी क्षेत्र को। प्रथम मुख्य रूप से उत्तर पश्चिमी भाग जो देश का था वहां सीमित थी, जबकि द्वितीय देश पूरे देश भर में, देश भर के कौन से क्षेत्र, वर्षा सिंचित पूर्वी भाग पर केंद्रित थी। ठीक है, कौन कौन इसमें सही है, केवल 1, केवल 2, 1, 2, ना 1, ना 2। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर है दोनों सही। ठीक है, तो क्या होगा इसमें, प्रथम हरित क्रांति जो केवल 5 खाद्यान्नों गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार और बाजरा पर केंद्रित है। इसके विपरीत द्वितीय हरित क्रांति के तहत क्या है, संपूर्ण क्षेत्र को अपने दायरे में शामिल किया गया, इसलिए इसे इंद्रधनुष क्रांति भी कहा जाता है, द्वितीय। तो कथन 1 सही है। 1960 के दशक के मध्य में शुरू की गई हरित क्रांति के लाभ मुख्यतः कुछ क्षेत्रों में सीमित थे, जबकि मैंने बताया हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। यह वर्षा सिंचित क्षेत्रों में सफल नहीं हुई, क्योंकि जहाँ पर नहरें थी वहीं ये सफल हुई। जो देश के कुल अनाज उत्पादन में कितना 60% योगदान देते थे, वहाँ ये हुई नहीं। इसलिए सरकार अब पूर्वी क्षेत्र में द्वितीय हरित क्रांति लाने पर ध्यान अधिक केंद्रित कर रही है। पूर्वी क्षेत्र में समृद्ध जल संसाधन हैं, इसलिए कथन 2 सही है। यहाँ पे आपका एक सारे टॉपिक खत्म होते हैं, ज़्यादा होगा तो एक और आपका फाइनल टच वीडियो आ जाएगा एग्रीकल्चर पे, फिर आपका ये टॉपिक बहुत अच्छे से कवर अप हो जाएगा। जिन लोगों ने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया वो पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। हर वीडियो के कमेंट सेक्शन में, कोई भी वीडियो आप ओपन करो उसका कमेंट सेक्शन में देखो, आपको पेड ग्रुप की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, तो वहाँ से भी आप डिटेल ले सकते हैं। चलिए अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।